हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे जैसे फुल ऑन मस्त और बढ़िया मूड में होंगे, रेडी हो एक जबरदस्त जर्नी के लिए। आज से हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा एनिमे जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे डार्क, सबसे ब्रूटल और सबसे डिस्टर्बिंग माना जाता है। मतलब जो चीजें तुमने शायद कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, वो सब यहाँ बिना फिल्टर के दिखाई जाएंगी। इसकी स्टोरी इतनी हैवी और इंटेंस है कि हर एपिसोड के बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली हिल जाएगा। और बिलीव मी, ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो तुम्हें स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से शुरू हो रही है एक डार्क, डेंजरस और माइंड ब्लोइंग जर्नी। और हाँ, अगर तुम 18 से कम हो तो ऑनेस्टली ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। बर्ज़र्क का एपिसोड 1 ब्लैक स्वॉर्ड्समैन 1997 की सीरीज का ओपनिंग होता है एक ब्लैकस्मिथ के साथ जो ड्रैगन स्लेयर नाम की एक एब्सर्डली मैसिव मॉन्स्टर साइज ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्ज कर रहा होता है, और पास ही एक आदमी काले कपड़ों में चुपचाप बैठा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट गट्स, एक ब्रोकन, टॉर्चर्ड और जिंदा लाश जैसा वॉरियर जो अपनी नई तलवार उठाता है और कोका नाम के एक डार्क शहर में एंटर करता है, जहां का एटमॉस्फेयर पहले से ही इतना डिप्रेसिंग होता है कि हर चेहरा होपलेस लगता है। एक टावन के अंदर एक बंदा बोलता है कि जब से ग्रिफिथ किंग बना है तब से सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और तभी कुछ गुंडे एक यंग लड़की को घसीटते हुए लाते हैं, उसको टेरराइज करना शुरू कर देते हैं, टेबल पे गिरी हुई शराब चटवाते हैं, और जब उसका ग्रैंडफादर उनसे भीख मांगता है तो उसको भी बिना सोचे समझे पीट देते हैं। प्रॉपर स्कमबैग्स। लेकिन बर्ज़र्क की दुनिया में ये लोग अभी भी छोटी मछली होते हैं। तभी अचानक गट्स दौड़ तोड़ के अंदर घुसता है और अपनी मैकेनिकल आर्म पर लगे ऑटोमेटिक क्रॉसबो से 3 थग्स को सीधा उड़ा देता है। लास्ट वाले को थ्रोइंग नाइफ मार के बस इतना बोलता है कि अपने मास्टर को मैसेज दे दे, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। पीछे से एक थग स्नीक अटैक करता है और गट्स उसको अपनी बेहिम्मत ग्रेट स्वॉर्ड से एक ही स्ट्रोक में 2 टुकड़ों में काट देता है। सीरियसली ये तलवार इतनी मैसिव है कि बस्टर स्वॉर्ड भी शर्मा जाए। बाद में एक आदमी मिनिस्टर ऑफ कोका को सब रिपोर्ट करता है और मिनिस्टर तुरंत टाउन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को पकड़ा जाए। लेकिन वो अपने बॉस स्नेक बैरन से ये न्यूज़ देने से भी डरता है, क्योंकि वो बंदा शिनिगामी जैसा दिखता है और ऊपर से ओपनली बोलता है कि उसको बोन्स क्रश होने और लोग जलने की आवाज़ पसंद है। फुल साइको वाइब्स। और इसी बीच गट्स फॉरेस्ट में कैंप कर रहा होता है जब उसकी गर्दन का ब्रांड अचानक ब्लीड करने लगता है। स्पिरिट्स उसको हॉरिफाइंग विजन्स के थ्रू टॉर्चर करती हैं और बोलती हैं कि जब तक ये मार्क उसके बॉडी पे है तब तक उसकी बॉडी और सोल उनकी प्रॉपर्टी है। गट्स उन घोस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता, और गुस्से, दर्द और फ्रस्ट्रेशन में वो ग्रिफिथ का नाम कर्ज करता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि उसका पास्ट ग्रिफिथ के साथ डीपली, डेंजरसली और ब्लड सोक्ड तरीके से जुड़ा हुआ है। ग्रिफिथ, इस ब्यूटीफुल बास्टर्ड को कौन भूल सकता है। और जब बास्टर्ड्स की बात हो ही रही है तो स्नेक बैरन और उसके आदमी पूरे शहर को आग के हवाले कर देते हैं। हर गली, हर घर, हर चेहरा जलता हुआ, सिर्फ इसीलिए ताकि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को बाहर निकाला जा सके। और अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान काम कर जाता है। गट्स अपने क्रॉसबो से सोल्जर्स के एक पूरे ग्रुप को ढेर कर देता है, लेकिन तब बैरन अपना असली चेहरा दिखाता है। अपनी इंसान वाली स्किन छोड़कर एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी टेल से गट्स को दूर जाके पटक देता है। फिर घमंड के साथ बोलता है कि कोई ह्यूमन कभी भी उस जैसे मॉन्स्टर को मैच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात किसी नॉर्मल ह्यूमन की हो ही नहीं रही। गट्स अपनी मैकेनिकल आर्म के अंदर छिपा हुआ कैनन यूज करके सीधा बैरन को ब्लास्ट करता है और फिर ड्रैगन स्लेयर से उस पर ब्रूटल स्लैश करता है। उसके बाद वो बैरन के गले के पास लटक रहा वो मिस्टीरियस स्टोन छीन लेता है, और जब बैरन डर और दर्द में मर्सी के लिए भीख मांग रहा होता है तब गट्स बिना एक सेकंड सोचे उस पर दर्जनों एरोस चला देता है और उसे उसी आग में जलने के लिए छोड़ देता है जो उसने खुद शुरू की थी। और यहीं से स्टोरी अचानक काफी सालों पीछे जंप करती है, जब गट्स काफी यंग था और अपने से ऑलमोस्ट डबल साइज के एक नाइट से फाइट करने जा रहा होता है। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक आर्मी एक मैसिव फोर्ट्रेस को सीज कर रही होती है। बैटरिंग रैम से गेट तोड़ दिया जाता है, लेकिन पूरी आर्मी को गेट पर ही रोक लेता है एक जायंट नाइट, जिसके हाथ में एक भयानक बैटल एक्स होता है, जिसको बाजुसो द 30 मैन स्लेयर के नाम से जाना जाता है। और यहीं गट्स बिना एक पल डरे उस मॉन्स्टर के सामने आता है और अपनी स्पीड, टाइमिंग और स्किल का यूज करके उसको काटकर जमीन पर गिरा देता है।
यहीं से क्लियर हो जाता है कि गट्स एक ट्रैवलिंग मर्सनरी है और जिस आर्मी के लिए वो फाइट कर रहा होता है उसका जनरल उसको एक परमानेंट पोजीशन ऑफर करता है, लेकिन ये सेटल्ड लाइफ गट्स को सूट नहीं करती। इसीलिए वो अपनी पेमेंट उठाता है और बिना पीछे देखे अपना नेक्स्ट गिग ढूंढने निकल जाता है। साथ ही ये भी समझ आ जाता है कि गट्स को कोई भी उसको टच करे ये बिल्कुल पसंद नहीं, उसका पर्सनल बबल इशू काफी सीरियस है। और जब वो आगे ट्रैवल कर रहा होता है तब उसको बैंड ऑफ द फैल्कन स्पॉट कर लेती है, एक पावरफुल मर्सनरी ग्रुप जिसका लीडर है कैरिज्मेटिक, काम और कॉन्फिडेंट ग्रिफिथ, और उसके कुछ अंडरलिंग्स ब्लैक स्वूड्समैन के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए काफी ज्यादा ईगर और ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ग्रिफिथ हमेशा की तरह बिल्कुल चिल और नॉनचलांट रहता है और अपने आदमियों से सीधा बोल देता है कि मन हो तो गट्स को मार सकते हो, क्योंकि जब तक वो खुद उस वॉन्डर को नहीं मारता जो उसकी ग्लोरी के बीच में आ गया है उसको चैन नहीं मिलेगा, और जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा या तो वो हटेगा या फिर मरेगा। कैस्का अपनी टीम को वार्न करती है कि ये लोग गट्स के लेवल के नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई उसकी बात नहीं मानता। गट्स 2 लोगों को पल भर में गिरा देता है और जब लगने लगता है कि पूरी स्क्वाड वाइप हो जाएगी तब ग्रिफिथ कैस्का को ऑर्डर देता है कि अब फाइट में उतरो। कैस्का गट्स को आर्म में शूट करती है, लेकिन गट्स ना रुकता है ना स्लो होता है, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कैस्का को बैंड की सेकंड बेस्ट फाइटर कैस्का को पुश करते हुए सीधा कॉर्नर तक ले जाता है। और यही क्लियर हो जाता है कि काम सही से खत्म करना है तो अब ग्रिफिथ को खुद ही आना पड़ेगा। लीडर होने के साथ साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। वो इंटरवीन करता है और अपनी पतली सी सेबर से गट्स की मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड को ऐसे ब्लॉक कर लेता है जैसे वो कोई नॉर्मल ब्लेड हो, फिर लाइटनिंग स्पीड से गट्स के साइड में स्टैब करता है और गट्स सीधा जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में गट्स एक भयानक नाइटमेयर में चला जाता है जहां वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा होता है और एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपने अडॉप्टिव फादर गैम्बिनो से मदद मांगता है, लेकिन गैम्बिनो ठंडे और दर्द भरे लफ्जों में बोलता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि गट्स ने ही उसको मार दिया। गट्स रोते हुए चिल्लाता है, माफी मांगता है और तभी एक स्केलेटन आर्मी उसको चारों तरफ से घेर के टॉर्चर करने लगती है। और इसी बीच होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए भी गट्स को फील होता है कि कैस्का उसके पास नंगी लेटी हुई है, क्योंकि अपेरेंटली ग्रिफिथ ने ऑर्डर दिया होता है कि इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के बाद गट्स को वार्म रखना जरूरी है। और ऑनेस्टली ये कैस्का के लिए फाइट हारने का काफी ह्यूमिलिएटिंग और ऑकवर्ड पनिशमेंट जैसा ही लगता है। ग्रिफिथ गट्स के गट्स और उसकी स्टबर्न विल से काफी इंप्रेस्ड होता है और चाहता है कि वो बैंड ऑफ द फैल्कन ज्वाइन करे, लेकिन गट्स सीधा मना कर देता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बात का फाइनल फैसला एक और ड्यूल से ही होगा, और यहीं से ही फील आने लगती है कि ये फाइट सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि ईगो, विल पावर और डेस्टिनी की टक्कर होने वाली है। एपिसोड 3 फर्स्ट बैटल में जैसे ही उनकी फाइट स्टार्ट होती है, गट्स खुद भी सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि ग्रिफिथ कितनी इजीली उसके हर ब्लो को डॉज कर रहा है। ग्रिफिथ कामली बोलता है कि फाइट तब करें जब गट्स फुल्ली हील हो जाए, लेकिन पेशेंस कभी गट्स की स्ट्रॉन्ग सूट रही नहीं। पूरा बैंड सांस रोक के फाइट देख रहा होता है और तभी अचानक ग्रिफिथ गट्स की स्वॉर्ड के ऊपर जंप करता है और उसको जमीन में लॉक कर देता है। जवाब में गट्स ग्रिफिथ की स्वॉर्ड का टिप अपने दांतों से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हिल से नीचे लुढ़कते चले जाते हैं। अब जब दोनों के हाथ से वेपन्स छूट जाते हैं, ग्रिफिथ लाइटनिंग स्पीड से गट्स को पिन कर लेता है और उसको सरेंडर करने बोलता है, लेकिन सरेंडर गट्स की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए फाइट खत्म करने के लिए ग्रिफिथ को उसका शोल्डर डिसलोकेट करना पड़ता है और एंड में ग्रिफिथ गट्स की आंखों में सीधा देख के बोलता है कि अब से वो बैंड ऑफ द फैल्कन का हिस्सा है, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। कैस्का ये सब दूर से दिख रही होती है और क्लियरली उसके चेहरे पर जेलसी और कंफ्यूजन दोनों दिख रहे होते हैं। वो बोलती है कि ग्रिफिथ ने पहले कभी किसी फाइटर में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर खुद ही मान लेती है कि गट्स जैसा बंदा उनको पहले कभी नहीं मिला था। उसी रात बैंड अपना न्यू मेंबर के ऐड होने की सेलिब्रेशन करता है, लेकिन सब लोग खुश नहीं होते क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि जिस बंदे ने उनके 2 कॉमरेड्स को मारा वो अब उनके साथ ही बैठ के पी रहा है। कॉर्कस नाम का एक मर्सनरी अपने कुछ साथियों के साथ प्लान बनाता है कि गट्स को नींद में ही खत्म कर देंगे, लेकिन कैस्का उनको रोक देती है। गट्स उसको थैंक्स बोलता है, पर कैस्का कोल्ड टोन में सीधा बोल देती है कि वो सिर्फ ग्रिफिथ के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कर रही है। उसको गट्स की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से उन दोनों के बीच का टेंशन और क्लियर हो जाता है, जैसे फ्यूचर में इनके बीच कुछ ना कुछ तो पक्का होने वाला हो। थोड़े टाइम बाद बैंड अपना नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करने वाला होता है, जो एक नियर बाय मिलिट्री कैंप पे रेड करना। ग्रिफिथ गट्स को सबसे क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है रियर गार्ड लीड करने की, मतलब बाकी सोल्जर्स को सेफली एस्केप करवाना, और साथ ही साथ जंगल के एक नैरो रास्ते पे हंड्रेड्स ऑफ एनिमी कैवलरी को रोक के रखना। कॉर्कस ये सुन के ऑलमोस्ट स्माइल कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि इस काम में गट्स पक्का ओवरवेल्म हो जाएगा और यही मर जाएगा। बैंड फुल स्पीड से कैंप पे अटैक करता है, एनिमीज को कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है और पल भर में सब कुछ आग के हवाले कर देता है। गट्स बैंड की यंगेस्ट मेंबर रिकर्ड की जान बचाता है और फिर अकेला ही पीछे मुड़कर हेवी कैवलरी के सामने खड़ा हो जाता है।
जो बंदा खुद इस ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था, वो यहाँ लिटरली अपनी जान पे खिलकर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाली परफॉर्मेंस दे रहा होता है। जब रिकर्ड जाके ग्रिफिथ को रिपोर्ट करता है तो ऑलमोस्ट सबको लगता है कि इतनी बड़ी फोर्स के अगेंस्ट शायद गट्स भी जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन ग्रिफिथ के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उसको गट्स पर भरोसा होता है और वो तुरंत एक टीम भेजता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो जो सीन देखते हैं वो उनको हिला के रख देता है। गट्स ऑलरेडी आधी हेवी कैवलरी को अकेला ही खत्म कर चुका होता है। लाशें जमीन पे बिखरी होती हैं और फिर ग्रिफिथ बाकी बचे वेनेमीज को स्मार्टली एक ट्रैप की तरफ लीड करता है और जैसे ही वो वहां फंस जाते हैं, कैनन्स एक के बाद एक गरजते हैं और पूरी फील्ड आग और धुएं में बदल जाती है। उस रात बैंड अपनी एकदम फ्लॉलेस विक्ट्री सेलिब्रेट करता है और फाइनली गट्स को सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं बल्कि अपना एक फुल मेंबर मान लेता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की होती है बल्कि उनके एक बंदे की जान भी बचाई होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि गट्स पार्टी और सेलिब्रेशन टाइप का बंदा है नहीं। वो शोर शराबे से दूर अकेला बैठ के सोचना प्रेफर करता है, खासकर ये रिफ्लेक्ट करते हुए कि ग्रिफिथ लीडर के तौर पे कितना शार्प और इफेक्टिव है। लेकिन हल्किंग मर्सनरी पिपिन लिटरली उसको उठा के जबरदस्ती सेलिब्रेशन के बीच ला पटकता है। पूरा बैंड गट्स के नाम टोस्ट करता है और गट्स थोड़ा हेजिटेंट, थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए भी उनके साथ ड्रिंक करता है। दूर से कॉर्कस और कास का ये सब साइलेंटली देख रहे होते हैं और उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस ही बता देते हैं कि उनको फील हो रहा है बैंड ऑफ द फैल्कन के अंदर अब चीजें पहले जैसी सिंपल नहीं रहेंगी। कुछ बड़ा, कुछ डेंजरस और कुछ लाइफ चेंजिंग चेंज धीरे धीरे आने वाला है। अगली सुबह गट्स फिर से अपने यूजुअल लोनली और ब्रूडिंग मूड में होता है। उसी टाइम एक फ्रेंडली मर्सनरी जूडो उससे पूछता है, बता भाई नया काम कैसा लग रहा है? गट्स थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, हैरानी होती है मुझे, ये लोग जो बेसिकली खून खराबी करने वाले थग्स हैं इतने लॉयल और कमिटेड कैसे रह सकते हैं? जूडो हल्का सा स्माइल करता और बोलता है, ये सब ग्रिफिथ की वजह से है। वो ऐसा लीडर है जिससे सब प्यार करते हैं और जो अपने लोगों को अंदर से इंस्पायर करता है। थोड़ी देर बाद ग्रिफिथ गट्स को वेल के पास बुला लेता है और फिर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे पे पानी उछलने लगते हैं। फुल मस्ती, फुल चिल मूड। तब गट्स नोटिस करता है कि ग्रिफिथ के गले में एक अजीब सा स्टोन लटक रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्यूचर में स्नेक बैरन के पास होगा। ग्रिफिथ बोलता है, इसे कहते हैं बेहलिथ या फिर एग ऑफ द किंग। कहते हैं जिसके पास ये होता है वो अपना फ्लैश एंड ब्लड देने के बदले दुनिया को रूल करने के लायक बन जाता है। फिर वो खुद ही थोड़ा ऑकवर्ड होकर ऐड करता है, पर ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता ये काम कैसे करता है। फिर भी एक मर्सनरी बैंड का लीडर होने के बावजूद ग्रिफिथ का सपना बहुत बड़ा है। वो चाहता है कि एक दिन वो अपना खुद का किंगडम रूल करे और बैंड ऑफ द फैल्कन उसकी पर्सनल आर्मी बने। गट्स को ये ड्रीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो ये भी जानता है अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ ग्रिफिथ। बैटल की तैयारी के बीच गट्स का दिमाग अपने पास्ट में चला जाता है। वो पैदा ही हुआ था एक भयानक बैटलफील्ड के बीच। मर्सनरी गैम्बिनो ने उसे उसकी माँ की लाश के पास से उठाया था। जिस गोर और लाशों के ढेर में वो मिला, उसी से उसका नाम पड़ा गट्स। उसकी परवरिश हुई एक वॉरियर की तरह। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल था, अपने सख्त अडॉप्टिव फादर गैम्बिनो को इम्प्रेस करना। लेकिन एक दिन गैम्बिनो का दिमाग फिर गया। उसने गट्स पर अटैक कर दिया और अपनी लवर शीसू की मौत का दोष गट्स पर डाल दिया, जबकि शीसू तो प्लेग से मरी थी और गट्स का उसमें कोई हाथ नहीं था। गुस्से और पागलपन में गैम्बिनो ने गट्स के नाक पर एक गहरा स्कार दे दिया और आखिर में गट्स को सेल्फ डिफेंस में अपने ही फादर फिगर को मारना पड़ा। जख्मी, टूटा हुआ और अकेला गट्स वहां से कैंप छोड़ के भाग निकलता है। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज जानती थी, किलिंग। 3 साल बाद बैंड ऑफ द फैल्कन के साथ लड़ते लड़ते गट्स उनके रीडर्स का कैप्टन बन जाता है और मिडलैंड और ट्यूडर के बीच चल रही 100 साल की जंग में ये बैंड इतना फेमस हो जाता है कि लोग उन्हें बैटलफील्ड के ग्रिम रीपर्स कहने लगते हैं। एक और विक्ट्री के बाद कास्का गुस्से में गट्स पर चिल्ला पड़ती है। रीजन? वो प्लान फॉलो करने के बजाय सीधा एनिमीज के बीच घुस जाता है। ग्रिफिथ कामली बीच में बोलता है, जब मैंने प्लान बनाया था मुझे पता था गट्स इसे इग्नोर करेगा, इसलिए मैंने ये चीज ऑलरेडी कंसिडर कर रखी थी। थोड़े टाइम बाद किंग ऑफ मिडलैंड ग्रिफिथ को नाइट बना देता है और बैंड ऑफ द फैल्कन ऑफिशियली आर्मी का हिस्सा बन जाता है। अगला मिशन एक एनिमी आर्मरी पर अटैक। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं समझ आता है ये तो एक ट्रैप है। पूरी जगह ब्लास्ट के लिए रिग की भी होती है। गट्स टाइम पर डेंजर सेंस कर लेता है, तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद कास्का थोड़ा शर्मिंदा होकर गट्स को थैंक्स बोलती है और उस पर डाउट करने के लिए सॉरी भी कहती है। फिर किंग उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन देता है, एक 2 एंट्रेंस वाले कैसल को सीज करने का।
ग्रिफिथ अपना बेहलत हाथ में पकड़ता है और गट्स के रेडर्स को बैटल के लिए भेज देता है। कैसल के अंदर एक ही एनिमी कमांडर उन सब का रास्ता रोक लेता है। जूडो बोलता है, इस मॉन्स्टर का नाम है जॉड द इमॉर्टल। कहते हैं ये 100 साल से लड़ रहा है और मरने के बाद भी वापस आ जाता है। गट्स अपने लोगों को पीछे हटने को बोलता है और खुद आगे बढ़ के जॉड का सामना करता है। पर यह बंदा देखने में ही इंसान जैसा नहीं लगता। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ इंसेन लेवल का होता है। गट्स मुश्किल से एक हिट लैंड करता है, लेकिन जॉड बिल्कुल अनफेस्ड। और फिर वो एक जाइंट मिनोटॉर जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। उसके सामने गट्स बस एक इंसेक्ट जैसा लगता है। ग्रिफिथ क्रॉसबो यूनिट के साथ आता है, लेकिन जॉड उन्हें पेपर की तरह चीर देता है। जब ग्रिफिथ और गट्स दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते, जॉड ग्रिफिथ को सीधा नॉकआउट कर देता है। जैसे ही वो फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, उसकी नजर पड़ती है ग्रिफिथ के गले के बेहलित पर। वो अचानक रुक जाता है और धीरे से बोलता है, क्रिम्सन बेहलित ऑफ द गॉड हैंड। वो हैरान होता है कि इतना सा ह्यूमन इस चीज का ओनर कैसे हो सकता है। जाते जाते वो गट्स को वार्निंग देता है, एक दिन ग्रिफिथ अपनी एम्बिशन के लिए तुझे बिट्रे करेगा और मरवा देगा। फिर वो अपने पंख निकालता है और हवा में गायब हो जाता है। जब बाकी बैंड वापस आता है, कास्का बेहोश पड़े ग्रिफिथ के पास भाग कर आती है और गुस्से में गट्स को ब्लेम करती है, जैसे कि एक लिटरल डीमन से लड़ना गट्स की ही गलती हो। भाई लोग, अगर तुम्हें बर्ज़र्क पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, अगर तुम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख के बता देना, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है।